नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। गुजरात पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिवसीय दौरा है उनका और यहां पर छोटा उदयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोड शो है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं यहां पर आम जनता के बीच, फिलहाल स्टेज पर भी पहुंच चुके हैं। देखे, छोटा उदयपुर को यहां पर बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जाएगी। वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल गुजरात में हैं और 2 दिवसीय उनका ये दौरा है। यहाँ पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत देखिए कई सारे सौगात जो है वो स्कूल्स को दी जाएंगी। लगभग 1000 क्लासरूम्स ऐसे हैं जिनकी कायाकल्प की जानी है, जिनको और ज्यादा मॉडर्न किया जाना है। एजुकेशन के सेक्टर में अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा रिफॉर्म होने वाला है। छोटा उदयपुर को बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। यहाँ देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और अब से बस कुछ ही मिनट पहले प्रधानमंत्री यहीं से होकर निकले थे। सभा में अपने रथ पर आम जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए स्टेज तक पहुंचे, जहां पर उनको सम्मानित किया जा रहा है। हर तरफ आप देख सकते हैं कि लोग पहुंचे हुए हैं। वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं एनिवर्सरी है ये, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसमें शिरकत करने के लिए गुजरात पहुंचे हैं। और छोटा उदयपुर जहां पर इस वक्त पीएम मौजूद हैं, यहां बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जाएगी। यहां आप तस्वीरें देख सकते हैं, प्रधानमंत्री का सम्मान किया जा रहा है। राजस्थानी पगड़ी और गुजरात तो देखिए उन राज्यों में शुमार है जो खुद जहां की पारंपरिक वेशभूषा पूरे विश्व में प्रख्यात है। और ऐसे में यहाँ की पगड़ी, यहाँ का गमछा और हर तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्टेज पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री। गुजरात से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं वो, और यहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम हैं। इस बीच स्टेज पर हैं वो और यहाँ पर देखिए जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे। तो वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले उन्होंने अपने संबोधन के दौरान भी कई सारी बातें कही थी। उन्होंने बताया कि किस तरह से गुजरात को बदनाम करने की साजिश हुई थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि गुजरात को विकास के रास्ते पर लेकर जाना है। दरअसल पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल पूरे होने के मौके पर अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि आज दुनिया वाइब्रेंट गुजरात की सफलता देख रही है। इसका आयोजन ऐसे समय में हुआ है जब तत्कालीन केंद्र सरकार गुजरात के विकास के प्रति उदासीन थी। मैंने हमेशा कहा कि गुजरात के विकास से देश का विकास होता है और उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले लोग गुजरात के विकास को राजनीति से जोड़ते थे।
और मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं अखिलेश यादव, इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। बीजेपी ये समझती है कि बीजेपी को जो वोट दे रहा है वो सनातनी है और जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा वो सनातनी नहीं है। तो इसलिए ये बहस मत छेड़िए, इस बहस में हम बहुत लड़ चुके हैं यूपी में। धन्यवाद। तो अखिलेश यादव को आप सुना, सनातन विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि बीजेपी को लगता है कि जो उन्हें वोट दे रहा है सिर्फ वो सनातनी है, जो उन्हें वोट नहीं दे रहा है वो सनातनी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, एक और बड़ी खबर, खालिस्तानी नेटवर्क पर एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। 6 राज्यों में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। एक साथ 50 से ज्यादा जगह पर एनआईए की रेड। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में छापेमारी की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई, बम्बीहा और अर्श दल्ला के सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। छह राज्यों में एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। 50 से ज्यादा जगह पर एनआईए ने रेड की है। खालिस्तानी नेटवर्क पर एनआईए ने यह बड़ा एक्शन लिया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, एनआईए लगातार टेरर फंडिंग का एंगल हो या फिर अलग अलग एंगल्स को लेकर छापेमारी कर रही है। इस बीच खालिस्तानी नेटवर्क पर एनआईए ने यह बड़ा एक्शन लिया है। एक साथ 50 से ज्यादा जगह पर एनआईए की रेड हुई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में छापेमारी, कुल मिलाकर कहें तो 6 राज्यों में एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह 50 से ज्यादा जगह पर एनआईए ने रेड की है। तो देखिए, एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। आतंकियों और ड्रग डीलर्स के बीच साठगांठ को खत्म करना इसका मकसद है। कई सारे एंगल्स हैं। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद ये कदम उठाया गया। जिस तरह से देखिए कनाडा ने इस पर बयान भी दिया था, बयानबाजी भी एक तरफ रही, दूसरी तरफ एनआईए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। गैंगस्टर और खालिस्तानी समर्थक जो हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। 6 राज्य के करीब 50 जगह पर एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश, हरियाणा में छापेमारी की गई है। इसी के साथ राजस्थान में भी छापेमारी की गई है। पंजाब में छापेमारी हुई है। उत्तराखंड में कई जगह पर छापेमारी की गई है। पंजाब के 30, राजस्थान में 13, हरियाणा में 4 और उत्तराखंड में 2 जगह पर छापेमारी की गई है। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर, मनोज झा के कविता पर सियासी बयान। बड़ी खबर, विधायक चेतन आनंद का मनोज झा पर हमला। ठाकुरों पर अभद्र बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी एक जाति को टारगेट करना मंजूर नहीं है। बीजेपी विधायक नीरज बबलू का मनोज झा पर हमला। मेरे सामने बयान देते तो पटक के मुंह तोड़ देता। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, बीजेपी विधायक नीरज बबलू का मनोज झा पर हमला। मेरे सामने बयान देते तो पटक के मुंह तोड़ देता। ठाकुरों के बल पर यह देश हमारा आजाद हुआ है। ठाकुरों की कुर्बानी इस देश के लिए है, तब ये देश जाके सही सलामत है। तो और ऐसे परिस्थिति में ठाकुर को बदनाम कर रहे हैं। मैं तो स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अगर मेरे सामने इस तरह की बयानबाजी होती तो मैं उनका पटक के मुंह तोड़ने का काम करता और उनको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि ठाकुर के खिलाफ बयानबाजी करेंगे तो इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। चलिए, सियासी घमासान तो हो गया, लेकिन अब आपको वो कविता सुनाते हैं जिस पर ये बयानबाजी चल रही है। चूल्हा मिट्टी का,
मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। कविता पर सियासी घमासान चल ही रहा है और इस बीच बयानबाजी का दौर थम नहीं रहा है। राजीव, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। राजीव, मनोज झा की कविता पर सियासी घमासान चल रहा है और बयानबाजी लगातार हो रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राजद के जो राज्यसभा सांसद है मनोज झा ने महिला आरक्षण बिल के बहस के दौरान लोकसभा में जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की, उस टिप्पणी में उन्होंने जिस तरह से ठाकुरों पर एक तरह से हमला किया और कहा कि ये जो ठाकुर हैं ये सारे जगह विद्यमान हैं और इनकी जो है वर्चस्वता है। उनके कहने का मतलब यही था। और हालांकि उन्होंने बाद में सफाई भी दी कि ये ठाकुर हर व्यक्ति में है, हर उस व्यक्ति में है जिसके अंदर मनुवादी है, जिसके अंदर जो है वर्चस्व है, उसको खत्म करना है। लेकिन उनके इस ठाकुर शब्द राजद के ही विधायक हैं चेतन आनंद, और चेतन आनंद जो है वो बाहुबली जो पूर्व सांसद हैं आनंद मोहन उनके पुत्र हैं, लवली आनंद जो पूर्व सांसद उनके पुत्र हैं, तो उन्होंने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया। और उनका कहना है कि जिस तरह से उन्होंने ठाकुरों को टारगेट किया है उनको नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर अपना पोस्ट दिया है, पोस्ट लिखा है और उस पोस्ट के जरिए ये कहा है कि जिस तरह से मनोज झा ने इस तरह का बयान दिया है वो बिल्कुल ही अभद्र टिप्पणी है और एक जाति विशेष को इस तरह से टारगेट नहीं किया जा सकता है। उनके शब्दों को पढ़ें तो उन्होंने ये भी लिखा है कि किसी खास जाति को समाजवाद के नाम पर इस तरह से बयान देना, इस तरह से बोलना एक दोगलापन नहीं है तो क्या है। तो ये कहिए कि शब्दों की मर्यादा भी इसमें खत्म हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही एक ही दल के हैं, दोनों ही राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज हैं। एक तरफ मनोज झा हैं जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, तो दूसरी तरफ जो है ये भी आनंद मोहन के पुत्र हैं। और आनंद मोहन को कौन नहीं जानता, बाहुबली पूर्व सांसद रहे हैं। राजीव, अगर बिहार की सियासत को समझें तो देखिए कई बार ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जो गठबंधन तो दिख रहा है लेकिन नेताओं में अंदरूनी तौर पर आप देखें तो बयानबाजी अलग अलग सामने आ रही है। अब से पहले मानस के मुद्दे पर भी आपने देखा था कि किस तरह से दोनों पार्टियां अलग अलग बयान दे रही थी। अब एक बार फिर से बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए, निश्चित तौर पर जब बात जाति पार्टी छोड़कर जाति विशेष की होगी तो जो उनके पार्टी के उनके दल के बाहर के लोग हैं वो भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जैसा कि नीरज कुमार बबलू जो कि भाजपा से हैं लेकिन उसी समाज से आते हैं जिस समाज से चेतन आनंद है, तो उन्होंने उनका समर्थन किया है, चेतन आनंद के बयानों का समर्थन किया। और मनोज झा के बारे में जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है तो ये बतलाता है कि एक बार फिर से जो चेतन आनंद ने मुद्दा उठाया है मनोज झा के खिलाफ जो मोर्चा खुला है उसको लेकर के तमाम दलों के जो एक समाज के नेता हैं उनके खिलाफ होंगे। देखिए, चेतन आनंद ने कई बातें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है मीडिया में कई जगह है उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी है, यानी इसका मतलब है कि वो जो है आक्रामक है। उन्होंने यह भी कहा है कि हम इस बात को पार्टी के फोरम पर उठाएंगे। और देखिए, चेतन आनंद के बारे में कहा जाता है कि वो तेजस्वी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, तो ये कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर दो दिग्गज नेता, दो स्वर्ण समाज के नेता आपस में टकरा गए हैं। अब इसका फलाफल क्या होगा, राजनीति में इसका क्या सामने फलाफल आएगा वो तो देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल जो है जिस तरह से दोनों तरफ से
या कह सकते हैं कि चेतन आनंद ने जो सवाल राजीव, उठाया क्या है मनोज झा की इस कविता के बाद उनका किसी तरह की उनकी प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि अब देखिए बयानबाजी का दौर जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपने भी बताया जिस तरह नीरज बबलू कह रहे हैं कि मेरे सामने बयान देते तो पटक के मार देता, चूड़ियां नहीं पहनी है, इस तरह के बयान आने लगे हैं अब। देखिए, मनोज झा अभी पटना में उपलब्ध नहीं है, शायद वो दिल्ली में है, और उनका चूंकि बयान लोकसभा में दिया गया है तो अभी उनके तरफ से कोई सफाई तो आई नहीं। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राजीव। आगे बढ़ते हैं, बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर। जेडीयू के पूर्व एमएलसी रणबीर नंदन का इस्तीफा। रणबीर नंदन ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को पत्र भेजकर इस्तीफा दिया गया है। पार्टी में महत्व नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को पत्र भेज दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, रणबीर नंदन जो कि जेडीयू के पूर्व एमएलसी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को पत्र भेजकर इस्तीफा दिया है और आरोप लगाया है कि पार्टी में उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा था। रणबीर नंदन ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। रणबीर नंदन ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि पार्टी में महत्व नहीं दिया जा रहा। उधर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में दिग्विजय सिंह ने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद बीजेपी पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। जन आशीर्वाद यात्रा को पूरी तरह से फ्लॉप बताया है। सीएम समेत अन्य मंत्रियों के भी टिकट कट सकते हैं। 19 साल बाद इन्हें लाडली बहना याद आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर हमला बोला है। देखिए, साथ ही बीजेपी ने जिस तरह से अपनी लिस्ट जारी की है कैंडिडेट्स की, 7 केंद्रीय मंत्रियों के नाम इस लिस्ट में आए हैं। इसके बाद कयास अपने लगाए जा रहे हैं। फिलहाल दिग्विजय सिंह का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री का टिकट भी कट सकता है। जन आशीर्वाद यात्रा को पूरी तरह से फ्लॉप बताया है। 2 सितंबर से शुरू हुई थी जन आशीर्वाद यात्रा। और आगे बढ़ते हैं, पूर्व मंत्री मनप्रीत बादल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मनप्रीत बादल के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। मनप्रीत बादल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री मनप्रीत बादल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया है। गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया गया है। पूर्व मंत्री मनप्रीत बादल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया है मनप्रीत बादल के खिलाफ। और आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से एक बड़ी खबर जहां पर युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। नंद नगरी में युवक की पीट कर हत्या की गई है। खंबे से बांधकर युवक को पीटा गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर, नंद नगरी की ये घटना है जहां पर तो उसकी डेड बॉडी रात में 11:15 बजे पुलिस को इत्तला आई थी, पीसीआर कॉल आई थी कि पिताजी ने क्या कि मेरे बेटे को मार दिया। तो तुरंत लोग मौके पहुंचे तो घर के बाहर ही ये ई ब्लॉक की जुगिया बोलते हैं, E57 की जुगिया नंद नगरी। तो वहाँ घर के बाहर ही ये एक यंग लड़का था, इसार इसका नाम है, 26 साल। तो उसकी डेड बॉडी रखी थी और चोट के निशान ऐसे नहीं दिख रहे थे हमें, थोड़े उसके माथे वाथे पे हल्का सा था। तो समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या है। तो फिर पता लगा कि उसकी सवेरे पिटाई हुई है। तो उसकी बॉडी हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया था मॉर्चरी में। आज उसका पोस्टमार्टम होगा।
और हमने इसमें एक मर्डर का केस दर्ज किया है। पर अभी इनिशियली ये पता लगा है कि सवेरे 5 बजे के आसपास वहाँ G4 बोलते हैं, G4 ब्लॉक में उसको कुछ लड़कों ने रोका सवेरे और उनको शायद ऐसा शक हुआ कि ये चोर है। ऐसा अभी कंफर्म नहीं हुआ, पर ऐसा बताते हैं कि ये थोड़ा सा मेंटली चैलेंज था। तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे होंगे, शायद ठीक से जवाब नहीं दे पाया, तो शायद इसको बांध के पीटा है और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। पर उसके बाद ये पूरे दिन घर पे ही था और शाम को इसकी 7 बजे के आसपास मौत हुई है। पर कॉल इनके परिवार वालों ने बहुत लेट की, तो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मर्डर का केस दर्ज किया है और